Hello, everyone, and I welcome you all to Social Science Simplified, your one stop solution for Class 8 SST. I'm Soumya Sinha, and I'll be teaching you History, Political Science, and Geography of Class 8. So, without any delay, today we are going to start with the history first. And the chapter we are going to do is From Trade to Territory. So, this chapter is basically all about how British came to India in order to trade, but somehow they turned our India into their territory. This is a very interesting chapter, and personally, and also thinking about the feedback of students, ऐसा देखा गया है कि they feel कि हिस्ट्री बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है एंड इसमें बहुत सारे डेट्स याद करने पड़ते हैं एंड इसको सुनते हुए नींद आती है एंड सो आई एम हियर बेसिकली टू रेस्क्यू यू ऑल बिकॉज आई पर्सनली फील कि हिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड उसे एक स्टोरी की तरह पढ़ना उसे समझना इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे एंड आई वुड वॉन्ट यू टू हेयर इट एज इफ इट्स अ स्टोरी. एंड अगर एक स्टोरी की तरह हम अपनी सारी चीज़ों को याद रखेंगे देन इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. So, without any delay, let's start with the chapter. And here we go. So, the first topic of the chapter is about trading companies. So, trading companies के बारे में हम पहले पढ़ते हैं कि trading companies actually होती क्या है. Because पूरा chapter is all about trade and all, and companies के बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा तो हम लोग करेंगे कैसे. तो हम लोग पहले start करते हैं about trading companies. Okay. So, by the end of the 16th century, Europe overseas trade with the East became very profitable. तो 16 सेंचुरी के एंड होते होते यूरोप का जो ओवरसी ट्रेड था ईस्ट के साथ, बेसिकली ओवरसी का मतलब ये है कि सी के थ्रू जितनी भी ट्रेडिंग होती थी, यानी कि यहाँ से हम सामान गया वहां से आया एंड एवरीथिंग, तो सी के थ्रू जो ये ट्रेड चल रहा था यूरोप के द्वारा, ये बहुत ज्यादा ही प्रॉफिटेबल था उनके लिए फ्रॉम द ईस्ट. And the rulers of some European countries allowed group of merchants to start trading companies with monopoly to trade with East. अब यहाँ पे फिर क्या होता है कि तो इस वजह से जो रूलर्स हुआ करते थे यूरोपियन कंट्रीज के, उन्होंने ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स उनको मोनोपोली दे दी थी कि आप ट्रेड करो ईस्ट के साथ. तो अब ये मोनोपोली क्या है, तो दिस meant that no other merchant in these countries could participate in eastern trade and in return the ruler took the share of the profit. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा रूलर्स ने मोनोपोली दे दिया था सम ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स को कि उनके अलावा बाकी और कोई मर्चेंट उस कंट्री से ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था. एंड इस वजह से जो है, अब रूलर के पास में क्या प्रॉफिट इसके वजह से हो गया कि रूलर उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर ले लेते थे एंड द मर्चेंट्स, उन मर्चेंट्स को ये प्रॉफिट था कि अब उनका कोई कंपटीशन नहीं था, वही थे जिनको अब जो वहाँ पे ट्रेड करने का मौका मिल रहा था. ऐसा ही एक यहाँ पे वन ऑफ दोज कंपनीज वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी, established on 31st December 1600 and was granted the monopoly by Queen Elizabeth I. तो वन ऑफ दोज कंपनीज, मतलब ये जो ऐसी कंपनीज बन रही थी उनमें से जो वन ऑफ दोज कंपनीज थी वो थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि स्टैब्लिश की गई थी 31st December 1600 बाय एलिजाबेथ वन. तो यही वो कंपनी थी जिसने एंड में आके इंडिया को पूरा का पूरा अपना एक जो है कब्जे में कर लिया. Now they purchased goods in bulk at cheapest possible prices with the gold and silver they brought from Europe. तो अब इनका काम क्या होता था, बेसिकली ये क्या करते थे, चीपेस्ट पॉसिबल प्राइसेस पे जो है बल्क में चीजें खरीदते थे विद द गोल्ड एंड सिल्वर दे ब्रॉट फ्रॉम यूरोप. तो ये बेसिकली इस पार्ट में था क्या. तो इसके बाद एक और है मर्केंटिलिज्म, वो देख लेते हैं देन आई विल समराइज दिस स्लाइड एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट. सो मर्केंटिलिज्म क्या है, ड्यूरिंग द 17th and 18th century rulers of European countries followed the policy of mercantilism. अब इसमें क्या होता था, प्रोटेक्टिंग देयर कंट्रीज ट्रेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन टू इंक्रीज देयर ट्रेड प्रॉफिट्स. तो इसका बेसिकली मतलब ये हुआ करता था कि कहीं ना कहीं जो है, अगर आप अभी अभी प्रेजेंट मार्केट की बात करूं एंड यू हैव टू यूज अ टूथपेस्ट, सो आपके पास में मल्टीपल ऑप्शन है जाने के लिए. सो आप चूज करोगे आपको कौन सा चाहिए, आई विल गो अकॉर्डिंग टू आपको कितना प्रॉफिट, मतलब उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, एक 100 रुपए का, एक 500 का, एक 400 का है, विच वन यू विल बाय, इट्स ऑल अबाउट यू. बट यहाँ पे मर्केंटिलिज्म का यही मोटिव था कि किसी कंट्री के पास में इतने ऑप्शन ही ना हो कि वो दूसरी जगह जा सके एंड दे विल हैव टू बाय देयर प्रोडक्ट्स. अब इसका क्या मतलब है आगे आप देखो, दीज रूलर्स एनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज वेयर द रॉ मटेरियल्स कुड बी बॉट चीप एंड फिनिश्ड product could be sold at high prices without any competition from the foreign trade. Their efforts to establish colonies and capture others trade entire the different part of the world result. Okay, so basically यहाँ पे क्या कहा उन्होंने, देखो
अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग कंपनीज का ये सोचना था कि ऑब्वियसली मैंने आपको जैसे बताया अभी आपके पास ऑप्शन है तो आप मल्टीपल ऑप्शन के पास जा रहे हो, तो अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग कॉम्पिटिटर्स है। बट यूरोपियन ट्रेडर्स दे डिड नॉट वांटेड दिस, सो दे अडॉप्टेड मर्केंटिलिज्म, जहां पे वो क्या करते थे, वो रूलर्स एनकरेज कर रहे थे कि वो कॉलोनीज एस्टैब्लिश करें ना। कॉलोनी एस्टैब्लिश करना इज बेसिकली छोटे छोटे कंट्रीज को अपने अंडर अंडर कंट्रोल में ले आना, ताकि पूरा का पूरा वहां का कंट्रोल वो उनके हाथों में हो। तो उससे उनके पास क्या होता था, अगर वो कंट्री का पूरा कंट्रोल ही उनके हाथ में है, तो वो वहां से जितना भी चीप प्राइस में हो सके रॉ मटेरियल निकालते हैं। वहां का जो भी रॉ मटेरियल, या भले आपको मान लो आपको कपड़ा बनाना है तो आप वहां से कॉटन जूट जो भी ले रहे हो, बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही चीप प्राइस में लिया, एंड देन फर्दर फिनिश प्रोडक्ट उसी कंट्री में जाके आपने बेचा। अब उस कंट्री में जब आप बेच रहे हो, तो सिंस आपका उसके ऊपर कंट्रोल है, आप किसी कॉम्पिटिटर को अंदर अलाउ ही नहीं कर रहे हो आने को, जिसकी वजह से जो है आपको अब कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो लोगों को वही सामान खरीदना ही पड़ेगा। कोई बेसिक एम्यूनिटी है जस्ट टॉकिंग अबाउट कि अगर आपको कोई खाना खाना है या कुछ भी खाना है, तो जहां मिलेगा आप वही खाओगे, तो वही बात है यहाँ पे। अगर आपके पास कंपटीशन ही नहीं है एंड इट इज योर बेसिक नीड, देन यू विल हैव टू बाय इट आउट, एंड हेंस अब उनके पास कोई कॉम्पिटिटर बचता नहीं था और वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट इससे कमाते थे। ऑल्दो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इनका जो कॉलोनी बनाने का, कैप्चर करने का जो तरीका था, उसकी वजह से जो है एक्चुअली में बहुत ज्यादा जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में वॉर हुए हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ है, बट उनको उससे मतलब है नहीं, उनको बस उनका काम होने से मतलब है। सो इन दिस स्लाइड व्हाट वी डिड, लेट अस समराइज। तो बेसिकली ट्रेडिंग कंपनीज क्या होती है, तो ट्रेडिंग कंपनीज आर बेसिकली वो कंपनीज हुआ करती थी जस्ट बिकॉज यूरोप में जो है 16 सेंचुरी में बहुत ज्यादा ईस्ट में ओवरसी ट्रेड फ्लरिश कर रहा था। इसकी वजह से जो है रूलर्स क्या करते थे, वो मर्चेंट्स जो है वो ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स को एक तरीके से मोनोपोली दे देते थे, कि वो जो है केवल वही उस कंट्री के द्वारा जो भी ट्रेड हो रहा है करेंगे, एंड इन रिटर्न वो जो है उनसे प्रॉफिट लिया करते थे। अब इस वजह से एक हम लोग का इसी में कंपनी था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो कि क्वीन एलिजाबेथ ने एस्टैब्लिश किया था। परचेस्ड गुड, ओके, ये परचेस करते थे बल्कि गुड्स चीप अमाउंट में, और उसके बाद में ऑफ कोर्स तो उसको फिर वापस बना के बेचते थे। मर्केंटिलिज्म की बात करूं तो मर्केंटिलिज्म मैंने ऑलरेडी बता दिया कि किस तरीके से अपनी कंपटीशन को ना लाने के लिए जो है कंट्रीज क्या करती थी, बेसिकली एस्टैब्लिश करती थी कॉलोनीज, और वो पूरा कंट्रोल उस कंट्री के ऊपर कर लेती थी, जिसकी वजह से वो वहां से चीप एंड रीजनेबल प्राइस में रॉ मटेरियल खरीदते थे और फिनिश प्रोडक्ट वहां पे हाई प्राइसेस में सोल्ड करते थे। एंड चूंकि कोई कंपटीशन नहीं होता था, लोगों को खरीदना पड़ता था, एंड उससे उनको बहुत पैसा हो रहा था। ऑल्दो इन सारे एफर्ट्स की वजह से जो है बहुत सारे वॉर्स हुए हैं, बट हु केयर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट कि इंट्रोडक्शन कहाँ से, मतलब बेसिकली जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई एंड ये सारा कुछ है, तो उसका बैक स्टोरी क्या है, बेसिकली उसके बीच का उनका दिमाग क्या था। उनका दिमाग बस ये था कि वो यहाँ आए रीजनेबल एंड वेरी चीप प्राइसेस में रॉ मटेरियल से, जैसे इंडिगो, स्पाइसेस वगैरह, एंड उनके जितने भी फिनिश प्रोडक्ट्स है वो बाकी जगह और यहाँ भी बहुत ही ज्यादा दाम में बेचे। एंड सिंस उनका अपना कंट्रोल है, तो वहां पे तो उनको कोई कुछ पूछेगा ही ना, कुछ बोलेगा ही नहीं, लोगों को लेना है तो वो लेंगे ही। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब हम बात करते हैं इंग्लिश ट्रेड सेटलमेंट्स इन इंडिया। सो ये सारी जो हम लोगों ने बातें की, तो क्या ओवरऑल की एक्चुअली उनका मंशा क्या था, बट अब हमें बेसिकली पढ़ना है वो इंडिया के बारे में पढ़ना है। सो इंडिया के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये इंग्लिश ट्रेड यहाँ सेटल हुआ। तो द ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड परमिशन टू एस्टैब्लिश ट्रेड सेटलमेंट इन इंडिया थ्रू अ फरमान इशूड बाय मुगल रूलर जहांगीर। तो मुगल रूलर जहांगीर ने एक फरमान इशू किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप आइए, आप यहाँ पे जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो द इंग्लिश ट्रेड सेटलमेंट्स वर रन बाय द कंपनी रिक्रूटर्स कॉल्ड फैक्टर्स एंड हेंस कॉल्ड फैक्ट्रीज। तो जो इंग्लिश ट्रेड सेटलमेंट्स जो बनाने के लिए यहाँ पे आए थे, उनको कंपनी के ऑफिशियल्स रन करते थे, जिनको फैक्टर्स बोला कहा जाता था। एंड हेंस वो जहाँ रहते थे, बेसिकली फैक्ट्रीज वर नॉट द प्लेसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, इट कंसिडर्ड ऑफ अ गोडाउन फॉर गुड्स एंड ऑफिस फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एंड रेजिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर द कंपनी सर्वेंट्स। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका फैक्ट्रीज थे, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए नहीं थे, वो बेसिकली आपका जो गोडाउन्स हुआ करती थी, जो बेसिकली मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स है, जो क्वार्टर्स हुआ करती थी, उनके लिए हुआ करती थी। तो वही यहाँ पे फैक्टर्स एंड फैक्ट्रीज के बारे में बताया गया है। द कंपनी क्रेडिट इन इंडियन टेक्सटाइल, तो हम लोगों को पता है कि इंडियन टेक्सटाइल कितना वो था, इसीलिए इंडियन टेक्सटाइल में कहीं ना कहीं इस कंपनी का दिमाग था कि हम यहाँ का इंडियन टेक्सटाइल जो है उसको अपना टारगेट बनाएंगे, उसका ट्रेडिंग करेंगे। और उन्होंने उसके लिए इंडिगो लिया है, काइंड ऑफ डाई, और बाकी सारे सब्सटेंस फॉर मेकिंग गन पाउडर, स्पाइसेस सच एज पेपर, क्लोव्स एक्सेट्रा। तो ये हम लोगों को ऑलरेडी इतना पता ही है कि इंडिया इज फेमस फॉर द स्पाइसेस एंड इंडियन टेक्सटाइल एंड एवरीथिंग। तो वही उनका मेन मोटिव था कि हम उसका ट्रेड करेंगे। एंड हेंस द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट मसौलीपट्टनम एंड सूरत इन द
अर्ली 16th सेंचुरी, आई एम सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है. सो मसौलीपट्टनम और सूरत में जो है पहला फैक्ट्री एक्चुअली स्टैब्लिश हुआ था. एंड बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी इंग्लिश सेटलमेंट्स आपको मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में भी देखने को मिले. सो ये बेसिकली आपका कहानी कि किस तरीके से धीरे धीरे, बेसिकली दिस इज द ओवरव्यू कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे आना शुरू किया. अच्छा, एक एंग्लो फ्रेंच राइवलरी भी यहाँ पे देख लेते हैं. तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी क्या थी? तो अभी मैंने बताया कि कंपटीशन से सबको दिक्कत होती है. तो वैसे ही अराउंड द मिड ऑफ द 18th सेंचुरी इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्रेड क्लैश्ड इन द कर्नाटक इन साउथ इंडिया. तो साउथ इंडिया, कर्नाटक जो कि अभी कर्नाटका है, वहां पे जो फ्रेंच है वहां उनका फ्रेंच ट्रेड भी चलता था. तो जो इंग्लिश ट्रेड और फ्रेंच ट्रेड है वो यहाँ पे क्लैश करने लगा. इस क्लैश होने की वजह से कहीं ना कहीं जो है, अब ऑब्वियसली कंपटीशन है तो इंग्लिश पीपल डिड नॉट वांटेड कि उनको कोई कंपटीशन मिले. इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पे लड़ाई झगड़ा शुरू किया, जिसकी वजह से 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर्स हुए, जिसको कर्नाटिक वॉर कहा जाता है. The supremacy in sea battles and smart leadership of Robert Clive helped the East India Company to defeat the French. So जब रॉबर्ट क्लिफ है वो बहुत ज़्यादा ही एक important element है for English East India Company, and he had a supremacy in sea battles and everything. He had a very smart person. तो इसकी वजह से जो है फाइनली यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ही दे डिफीटेड द फ्रेंच पीपल, एंड हेंस वो जीत गया. वहां से फ्रेंच ट्रेड अपने साउथ इंडिया से हट गया. सो दिस वाज बेसिकली किस तरीके से यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उन्होंने कैसे सब कुछ चलाया. सो लेट मी क्विकली समराइज. तो बेसिकली इंग्लिश ट्रेड एंड सेटलमेंट हम लोगों ने इसमें पढ़ा, जहाँ पे बताया कि किस तरीके से इंग्लिश ट्रेड यहाँ पे आया. एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कहीं ना कहीं परमिट दिया था मुगल रूलर जहांगीर ने. उन्होंने फरमान भेजा कि आप यहाँ पे आके जो है ट्रेड कर सकते हो. एंड द इंग्लिश ट्रेड जो जिसको रन करते थे उनका नाम रिक्रूटर्स था. एंड जो फैक्ट्रीज बनती थी वो फैक्ट्रीज उस तरीके से. और ये भी मैंने बता दिया कि वो बेसिकली प्लेस था जहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, वो रिकॉर्ड्स रहता था, गुड्स रहता था, और बाकी आपका रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हुआ करती थी. अब इंडिया आई किस लिए थी ये सारी कंपनीज? तो इंडिया की कंपनी आई थी तो वो जस्ट बिकॉज इंडियन टेक्सटाइल की वजह से आई थी. वो यहाँ पे उनको इंडिगो लेना था, इसलिए वो आए थे. देयर वर सब्सटेंसेस फॉर मेकिंग गन पाउडर, स्पाइसेस, जिससे सच हम लोगों को पता है क्लोव्स, ये सब वगैरह के लिए आई थी. अब यहाँ पे हम लोगों ने भी पढ़ा कि पहला जो हम लोगों का इंग्लिश फैक्ट्री था एक मसौलीपट्टनम में हुआ, और उसके बाद में सूरत में हुआ. एंड बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी हम लोगों को मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में भी ये देखने को मिला. एंड एक छोटा सा यहाँ पे टॉपिक फिर हम लोगों ने पढ़ा विच वाज ऑल अबाउट एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, जिसको मैंने बताया कि किस तरीके से कंपटीशन किसी को भी नहीं पसंद होती है. एंड ऑफ कोर्स यही यहाँ पे हो रहा था कि हम लोग का जो साउथ इंडिया है कर्नाटक की तरफ में बेसिकली इंग्लिश और फ्रेंच ट्रेड जो है क्लैश कर रहा था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंग्लिश पीपल वर नॉट लविंग दिस. एंड हेंस इसकी वजह से 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए थे, जिसको कर्नाटिक वॉर भी कहा जाता है. एंड ऑब्वियसली रॉबर्ट क्लिव मैंने बताया वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. उनका जो है ओवरसीज के बैटल्स में बहुत अच्छा सुप्रीमेसी थी, बहुत ज़्यादा मास्टर स्मार्ट, किससे मास्टर माइंड ही वॉज. एंड हेंस फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी दे डिफीटेड फ्रेंच, एंड वहाँ पे फिर अपना जो ट्रेड है नॉर्मल होने लगा. ये यहाँ पे जो मैप है दिस इज बेसिकली आपका जो रूट्स इंडिया में आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से. तो बेसिकली आपको यहाँ पे दिखेगा बॉम्बे दिखेगा, मद्रास दिखेगा एंड कैलकाटा दिखेगा. एंड यहाँ पे लेट मी रब दिस सो दैट यू कैन क्लियरली सी दिस. या, so this is it. You can see Bombay, you can see Madras, and you can see Calcutta over here. So these are the main जहाँ से आपका ट्रेडिंग हुआ करती थी. So this is all about it. Now let's move to the next part of the chapter, which is the birth of British Indian Army. So British Indian Army, what was it? Basically this was the British Army जिसमें हम लोगों के Indian people they were actually recruited. So obvious सी बात है कि बहुत पास्ट टाइम से ही इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की कमी है, एंड हेंस जहाँ पे भी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो जा सकते हैं दे गो, एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस थिंग. सो वही यहाँ पे देखने को मिला. The English East India Company needed a well-trained army to protect and expand its Indian trade settlement. Hence, around the mid of the 18th century, the company raised an army at Madras by training a mixed band of European and Indian soldiers. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि अब हमें धीरे धीरे यहाँ पे अपना ट्रेड एक्सपैंड करना है, सेटलमेंट एक्सपैंड करनी है, तो उनको अब यहाँ पे एक ट्रेंड आर्मी चाहिए थी ताकि वो अपने इन सबको प्रोटेक्ट कर सके और एक्सपैंड कर सके बिना किसी दिक्कत के. तो मिड 18th सेंचुरी तक में कंपनी ने बहुत अच्छे से मद्रास में ट्रेनिंग की अपने यूरोपियन एंड कुछ इंडियन सोल्जर्स की, और वहां पे उन्होंने अपनी एक आर्मी तैयार की. Later, Bombay, Calcutta also had their separate armies, and ultimately these three army were merged to form Indian company's Indian army. Okay.
अब उन्होंने क्या करा, मद्रास में तो उन्होंने ट्रेनिंग कराई थी, साथ में बॉम्बे और कलकत्ता में भी उन्होंने सेपरेट आर्मीज बनाई, एंड फाइनली तीनों को जोड़ दिया, एंड फाइनली वो जो आर्मी बनी वो बनी द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ठीक है। द इंडियन सोल्जर्स इन द कंपनी आर्मी वर कॉल्ड सिपॉइज from the Persian word sipahi which means soldier, and they formed the bulk of the company's troop. So Indian soldiers तो उसमें थे, उनको सिपाही बोला जाता था, जिसको हम लोग सिपाही बोलते हैं, सिपाही सिपाही, ओके, soldiers basically, and they formed the bulk of the company's troop, मतलब जो कंपनीज का ट्रूप था उसमें जो बल्क था वो हम लोग को इंडियन ही देखने को मिलता था। They were friendly to be disciplined and master Western military skills along with training, use modern okay, सो दे वर वेरी डिसिप्लिन गेट फ्रेंडली, एंड बहुत ही अच्छे से उनको जो है सारी चीज़ें सिखाई गई थी। वेस्टर्न मिलिट्री के स्किल्स उनको सिखाए गए थे, मॉडर्न मिलिट्री के इक्विपमेंट उनको सिखाए गए थे, जैसे कि आपका मैच ऑफ मस्केट, एंड ये सारे हम लोग ऑलरेडी वी ऑल वॉच मूवीज, एंड हम सबको पता है कि किस तरीके का पुराना जो है इक्विपमेंट्स दिखा करते थे, पुराने तरीके के गन्स कैसे दिखते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है उनको सिखाई गई, एंड दे वर वेल ट्रेन्ड, एंड द ब्रिटिश कोलोनाइज्ड इंडिया विद द हेल्प ऑफ द कंपनीज वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन्ड एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी। तो एट द एंड ऑफ द डे यही आर्मी थी जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से इन्होंने इंडिया को कोलोनाइज करा था। So let me quickly summarize. So it is basically कि East India Company they wanted their army to be well trained so that वो अपने इंडियन टेक्सटाइल्स सेटलमेंट या इंडियन ट्रेड को एक्सपैंड कर सके। तो उन्होंने सबसे पहले में मद्रास को एक अपना जगह बनाया जहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग शुरू की। लेटर और उन्होंने बॉम्बे और कलकत्ता में भी ये काम किया, एंड फाइनली हमें कंपनीज आर्मी इन इंडिया मिल गई। उसके बाद इंडियन सोल्जर्स को जो है सिपॉइज कहा जाता था, एंड वो जो है बहुत ज़्यादा बल्क में देखने को मिलते थे इन कंपनीज ट्रूप्स, और उनको बहुत अच्छे से डिसिप्लिन किया गया था, उनको मास्टरी की थी वेस्टर्न मिलिट्री में, एंड जो मिलिट्री के इक्विपमेंट्स होते थे उनको चलाना बहुत अच्छे से आता था। दे वर एक्चुअली कैन से वेरी हाईली ट्रेन्ड पीपल, एंड दिस वाज द आर्मी जिसकी वजह से कंपनी ने इंडिया में राज किया, दे कॉन्कर्ड अस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बर्थ ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। Now we are going to start with yet another interesting topic, or can say main topic, जो बात करते हैं फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू पॉलिटिकल पावर। किस तरीके से जो है ब्रिटिश पीपल दे हैड कम टू एक्चुअली ट्रेड इन इंडिया, बट किस तरीके से हुए कि हाँ पॉलिटिकल पावर बन गए, हम लोग उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक इज फाउंडेशन ऑफ कैलकाटा। So let me start with it. Foundation of Calcutta. सो इन बंगाल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब कैलकटा हम लोगों को लगता है कि ये जो है कोलकाता की बात हो रही है, बट व्हाट वाज एक्चुअली कैलकटा वो देखते हैं। तो इन बंगाल इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट इन हुगली अराउंड 1651। After war and defeat, Aurangzeb permitted the company and trade duty free and okay. So basically this is very simple. बंगाल में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई, एंड उन्होंने अपना फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट हुगली पे स्टार्ट किया था अराउंड 1651। अब औरंगजेब जो है उसके साथ उनकी लड़ाई हुई थी, एंड दे एक्चुअली डिफीटेड। तो औरंगजेब ने उन्हें परमिट दे दिया था कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, वो भी ड्यूटी फ्री, मतलब आप यहाँ ट्रेड करो, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा, आप जितना कमा रहे हो आपको जो करना है करो, हाँ मुझे एक एनुअल यहाँ पे आप पेमेंट दे देना, बस दैट इज इट फॉर मी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिस वाज बेसिकली व्हाट हैपेंड। ठीक है, अब दिस इज द थिंग वहाँ हैपेंड, एंड व्हाट इज कैलकाटा अब हम लोग वो देखते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज कैलकाटा, तो 1960-90 में आपका जॉब कार्नॉक ने जो है स्टैब्लिश किया था एक इंग्लिश फैक्ट्री जिसका नाम था फोर्ट विलियम। ओके, तो फोर्ट विलियम उसने स्टैब्लिश किया था। सून कंपनी ने जमींदारी भी ग्रांट हो गई थी। नाउ ग्रांटेड जमींदारी का मतलब क्या था, दिस इज बेसिकली द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया था, और यही चीज उन्होंने सुतानुती एंड अदर टू विलेजेस जहाँ पे गोविंदपुर कह सकते हो और कालीकटा, तो ये तीन जो है बेसिकली आपका फोर्टिफाइड सेटलमेंट ऑफ फोर्ट विलियम अलोंग विद द 3 विलेजेस, कौन सा, एक आपका सुतानुती, एक आपका कलिकटा और एक आपका गोविंदापुर, इन तीनों को सबको साथ में लेके दिस वाज व्हाट वाज नोन एज कैलकाटा दैट टाइम। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू सी। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। क्या है ये भाई, बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, तो पहले तो आपकी बात ये हो गई कि पहला जो बंगाल में ईस्ट इंडिया ने स्टैब्लिश किया था वो आपका हुगली में किया था अराउंड 1651 में, एंड आफ्टर द वॉर औरंगजेब जो है डिफीट हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने परमिट कर दिया था कि आप जो है ड्यूटी फ्री जो है यहाँ पे जितना भी आपको ट्रेड करना है करो, बस मेरे को एक एनुअल पेमेंट दे देना, आपका काम हो जाएगा।
अब आपका आता है व्हाट वाज कैलकटा, हम लोगों ने देखने का था, तो व्हाट वाज कैलकटा, तो बेसिकली आप देखोगे तो जॉब कार्नोक ने 1690 में जॉब कार्नोक ने एस्टैब्लिश किया था एक इंग्लिश फैक्ट्री जिसका नाम था फोर्ट विलियम। साथ ही कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था सुतानूती, ये एक विलेज का नाम है। साथ में गोविंदापुर और कालीकटा में और साथ ही साथ सुतानूती, इन तीनों जगह पे जो है कंपनी को जमींदारी मिल गई थी, मतलब वो जितना चाहे उतना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों जगह विलियम फोर्ट और साथ में ये तीन विलेज, इन सबको साथ में मिलाकर जो है उसका नाम दिया था, जिसका नाम था आपका कैलीकट। ठीक है, दिस वाज योर कैलीकट। So this is what foundation of Calicut is about. Now, conflict between the company and the Nawab of Bengal. तो ये ऑब्वियस सी बात है कि धीरे धीरे सबको दिख रहा था कि ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने पैर फंसा रही है, एंड ये किसी को पसंद नहीं आ रहा था, ऑब्वियसली नवाब्स ऑफ बंगाल को बिल्कुल नहीं, क्योंकि नवाब्स ऑफ बंगाल वहाँ के नवाब है, उनको वहाँ रूल करना है, उनका राजपाट है वहाँ पे, एंड वहाँ पे जब कोई आ रहा है तो कहीं ना कहीं उनको खतरा तो लग रहा था, एंड इस वजह से जो है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हुआ था। तो द कंपनी हैड द राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड, बट द कंपनी सर्वेंट misused this right and carried on illegal private trade and did not pay the trade duties payable by individual merchants. This caused the heavy loss of revenue to the Nawab of Bengal. ओके, तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि नवाब को फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट कंपनी को चूंकि राइट ड्यूटी फ्री मिल गया था, राइट टू ड्यूटी फ्री ट्रेड, तो इसकी वजह से अब कंपनी के ऑफिशियल्स क्या करते थे, वो उसको मिसयूज कर रहे थे, वो अपने इलीगल खुद के प्राइवेट अलग अलग कर रहे थे। मतलब मिला तो ये ड्यूटी फ्री कंपनी को था, बट अब ये जो इंडिविजुअल्स थे, ये खुद के इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट कह सकते हो बिजनेस करना शुरू कर दिया, ट्रेड शुरू कर दिया, एंड दे वर डूइंग इट ड्यूटी फ्री। क्यों? क्योंकि वो इलीगली जो है वो कंपनी को जो मिला था टैग, वो अपने आप में यूज कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं दिखा ये नवाब्स को कि कहीं ना कहीं हमें बहुत हैवी लॉस हो रहा है, तब उन्हें आ गया गुस्सा। तो उन्होंने क्या किया, द नवाब ऑफ बंगाल केप्ट स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर द यूरोपियन ट्रेड एंड रिस्ट्रिक्टेड द फोर्टिफिकेशन ऑफ यूरोप ट्रेड सेटलमेंट्स। तो अब इसके बाद क्या हुआ, नवाब्स ऑफ बंगाल स्ट्रिक्ट हो गए कि अब हम देखेंगे कि यूरोप कहाँ पे क्या बना लेता है, कैसे बना लेता है। तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली यूरोपियन ट्रेड को बंद कर दिया, कहीं ना कहीं इस पे कंट्रोल रखने लगे, और उन्होंने फोर्टिफिकेशन को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो अपने मन से फोर्ट बना रहा था, फोर्ट इज बेसिकली आपका जो भी फैक्ट्रीज या सेटलमेंट्स बना रहे थे उनको स्टॉप आउट कर दिया। Siraj-ud-Dौla drove the English out of Calcutta for expanding fortification against their order and misusing their trading rights. तो अब क्या हुआ, उस जितने नवाब थे उनमें से एक सिराजुद्दौला ऑब्वियसली, तो सिराजुद्दौला जो है उन्होंने देखा कि वो भी उसमें से, तो सिंस नवाब जो थे बंगाल के, उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि हम जो है अब आपको फोर्टिफिकेशन नहीं करने देंगे, सेटलमेंट्स नहीं बनाने देंगे, आपको यूरोपियन ट्रेड हमारे हिसाब से करना होगा। बट कहीं ना कहीं इंग्लिश पीपल देवर लाइक देखते हैं कौन रुकता है, एंड उन्होंने जो है अगेन क्या किया, अपना फोर्टिफिकेशन एक्सपैंड किया, और ये फोर्टिफिकेशन एक्सपैंड करने की वजह से सिराज उद्दौला इन्होंने इंग्लिश पीपल को जो है कलकत्ता से बाहर निकाल दिया। बट Robert Cliff soon took charge for the company's forces in Bengal and restored the company's earlier position through the war. तो फिर बीच में आते हैं रॉबर्ट क्लिफ, एंड मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि रॉबर्ट क्लिफ वाज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। So let me summarize this very quickly. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल में ये है सिंपली कि द कंपनी को जो है ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का एक ग्रांट मिला हुआ था, बट जो कंपनी के सर्वेंट्स थे वो एक्चुअली उस ड्यूटी फ्री को मिसयूज कर रहे थे, वो इलीगल प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको ट्रेड, अब उसकी वजह से ट्रेड करने पर उनको अपना कोई भी टैक्सेस पे नहीं करना पड़ रहा था, और कहीं ना कहीं एक बहुत हैवी लॉस हो रहा था टू द नवाब्स ऑफ बंगाल। इस वजह से अब नवाब्स ऑफ बंगाल ने बोला कि अब हम यूरोपियन ट्रेड के ऊपर खुद का एक पर्सनल स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखेंगे, और आपका फोर्टिफिकेशन जितना भी है उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे। लेकिन इतना बोलने के बाद भी इंग्लिश पीपल दे ट्राई टू एक्सपैंड देयर फोर्टिफिकेशन, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला ने फाइनली एक्शन लिया एंड ही थ्रू इंग्लिश पीपल आउट ऑफ कैलकटा। बट फाइनली क्या हुआ, रॉबर्ट क्लिफ, मैंने ऑलरेडी बताया, ही वाज अ वेरी बिग मास्टरमाइंड, एंड वो बीच में आए, उन्होंने टू कंट्रोल ऑफ द कंपनीज फोर्सेस, एंड फाइनली उन्होंने वापस जो कंपनी की जो पुरानी पोजीशन थी वो कैलकटा में वापस रिस्टोर कर ली। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने देखा ना, बेसिकली ये वाला पार्ट, दिस वाज बेसिकली द बैटल ऑफ प्लासी विच वाज हेल्ड। क्यों हुआ था बैटल ऑफ प्लासी? तो इसी वजह से हुआ था कि वहां इंग्लिश पीपल को जो एक्चुअली सिराजुद्दौला ने निकलवा दिया था, तो उसको वापस अपनी गद्दी को पाने के लिए जो रॉबर्ट क्लिफ ने जो यहाँ पे वॉर करा था, दैट वाज ओनली द बैटल ऑफ प्लासी दैट वी विल स्टडी ओवर हियर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद बैटल ऑफ प्लासी। Battle of Plassey, it was held in 1757.
सो क्लिफ्स प्लानिंग अल्टीमेटली लीडेड टू बैटल ऑफ पलासी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अभी इसका ओवरव्यू हम देख चुके हैं क्या हुआ था बेसिकली, और किस तरीके से अब बीच में क्लिफ घुसे। एंड ही बेसिकली हिज प्लानिंग लेड टू बैटल ऑफ पलासी सिंस क्लिफ bribed जनरल मीर जफर an important member of Siraj's court, and hence Mir Zafar withdrew his troops from the battleground and Siraj was dead. Okay, this is a very important thing to be known कि this was basically the turning point जहां पर हमारा फ्यूचर डिसाइड किया गया था। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको साफ दिख रहा है कि किस तरीके से क्लिव ने जो है एक षड्यंत्र रचा। ही ब्राइब जनरल मीर जफर, मतलब कि उन्होंने जो है मीर जफर को एक मीर जफर जो थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर थे सिराज उद दौला के कोर्ट के। एंड जो क्लिव है उसने बहुत ही तगड़ी प्लानिंग करके उनको अपने साइड कर लिया। एंड फाइनली क्या हुआ, जब लड़ने की बारी आई, व्हेन दे वेंट फॉर द वॉर, मिर जफर उन्होंने अपने ट्रूप्स के साथ बैटलफील्ड छोड़ दिया। एंड हेंस वहां लड़ाई नहीं हुई, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिराज उद्दौला जो है he was defeated and killed. Now, the person who was completely responsible for our pain ड्यू टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पे दे ट्रेडेड, उन्होंने राज किया, उन्होंने हमारी कंट्री को पूरी तरीके से निचोड़ दिया। एंड ये सारी चीजें जो हुई वो ऑल वाज बिकॉज ऑफ मिर जफर। क्योंकि अगर ये चैप्टर आप आगे पढ़ोगे आपको समझ आएगा, अगर मिर जफर ने उनका साथ नहीं दिया होता एंड उस समय अगर सिराज उद्दौला जीत गए होते तो ये सब कुछ हमें देखना ही नहीं पड़ता। सो ही वॉज अ वेरी बिग पर्सन, ही वॉज द पर्सन जिसकी वजह से हम लोगों को ये सब झेलना पड़ा। बाकी आपको आगे पता चल जाएगा वट एवर आई एम टेलिंग। हो सकता है अभी नहीं पता चल रहा हो, क्योंकि आप जब मूवी भी देखते हो तो शुरू में सब समझ नहीं आता है, बट धीरे 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 यू वुड स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्टोरी। दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री। So the company made Mir Zafar the new ruler in return for a large sum of money and the zamindari for 24 parganas in Bengal and right to free trade. तो मिर जफर ने एक्चुअली कह सकते हो पूरे इंडिया का फ्यूचर बेच डाला। एंड जस्ट बिकॉज फॉर सम लार्ज मनी जमींदारी उसे मिल गई 24 परगानास की, और उसे फिर से वही फ्री ट्रेड करने का मौका मिल गया। Victory of Palasi transformed the company from a mere trading institute to a political force in Bengal, and since the weakness of Indian political system was exposed, the company began the process to British colonize in India. So this is basically a very, मैंने पहले बोला कि बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था एक तरीके से हमारे इंडिया के लिए। क्यों था तो मैं एक बार वापस समराइज करती हूँ। तो बैटल ऑफ पलासी हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मिर जफर को ब्राइब कर दिया गया। एंड अच्छे से हम लोगों ने देखा कि बहुत ही समझदारी ने उन्होंने उसको ब्राइब करा जस्ट फॉर मियर लार्ज सम ऑफ मनी। 24 परगानास बंगाल में उसको जमींदारी मिली, वहां से वो रेवेन्यू लेता और राइट टू फ्री ट्रेड में उसने पूरा देश एक्चुअली बेच डाला। बिकॉज सिराज ही वॉज डिफीटेड एंड नाउ पूरा का पूरा जो बंगाल था उसका पूरा का पूरा पॉलिटिकल पावर अब इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। तो जो विक्ट्री ऑफ पलासी जो है वो ट्रांसफॉर्म द कंपनी फ्रॉम अ मियर ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल फोर्स। तो कहीं ना कहीं इससे जो है जो वीकनेस थी इंडियन पॉलिटिक्स की वो कहीं ना कहीं उनके सामने आ गई कि अच्छा यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे किसी एक आदमी को ब्राइब करो, बस वहां पे फिर क्या होगा वो उसको छोड़ के चला जाएगा एंड आप उसको कंकर कर लो, आपका वो जगह हो जाएगा। एंड यही जो है ये एक चीज उनको एक बार उन्होंने ये जो है फिगर आउट कर ली, उसके बाद इट वाज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि हर जगह एवरी प्लेसेस दे स्टार्टेड टू डू द सेम। तो बैटल ऑफ पलासी जो है ये पहला बैटल था एंड इट वाज एक्चुअली द मोस्ट क्रूशियल, जो कि हम हार गए। एंड दिस वाज द टर्निंग पॉइंट जहाँ पे जो हमारा इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी था वो एक पॉलिटिकल फोर्स बन चुका था। ठीक है, इसी के बारे में अब आगे बढ़ोगे तो आता है बैटल ऑफ बक्सर। सो बैटल ऑफ बक्सर भी 1757 में ही हुआ था। एंड सिंस मिर कासिम प्लेस्ड लिमिट्स ऑन द ट्रेड प्रिविलेजेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द कंपनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन हिम एंड डिफीटेड हिम इन 1763, रिस्टोरिंग मिर जफर एज नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं मिर कासिम, ये भी बंगाल की बात कर रही है। किया जा रहा है कि मिर कासिम जो थे वो वहां पे उन्होंने वही मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि जितने भी नवाब थे बंगाल के उन सभी ने जो है कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, क्योंकि उनको दिखा कि उसने बेवकूफ बना रहे अपना अपना प्राइवेट ट्रेड चला रहे हैं एंड उसका कोई टैक्स भी नहीं पे कर रहा है, तो दे आर एक्चुअली गोइंग थ्रू लॉस। तो मिर कासिम ने भी लिमिट कर दिया था ट्रेड प्रिविलेजेस और इसकी वजह से कंपनी ने जो है उनके ऊपर एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। वॉर डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने डिफीट भी कर दिया। डिफीट करने के बाद में मिर जफर को जो है उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल घोषित कर दिया। मिर कासिम एंटर्ड इनटू अलायंस विद नवाब शुजा-उद-दौला ऑफ अवध एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू लिविंग इन अवध।
अब मीर कासिम हारा था लेकिन वो मरा नहीं था। सो उन्होंने क्या किया, वो एक अलायंस में आ गए, जो कि नवाब आपके थे वहां के, अवध के जो नवाब थे, और एक मुगल एम्परर थे शाह आलम टू, जो कि उस समय अवध में ही रह रहे थे। तो ये लोग साथ में आ गए कि अब हम साथ में मिलकर जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डिफीट करेंगे। और इसलिए 1764 में द ब्रिटिश डिफीटेड द कंबाइंड फोर्सेस एट बक्सर, एंड विद दिस विक्ट्री they established unquestioned authority over Bengal and considerable influence over the rulers of Awadh and Mughal emperor। तो यहाँ पर भी फिर क्या हुआ, हम लोग हार गए। सो ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो गया हमारे लिए, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर वाज बेसिकली क्या, वो हम लोगों ने देखा कि देखो मीर कासिम ने क्या करा, मीर कासिम ने भी लिमिट कर दिए थे उसके प्रिविलेजेस। तो अब जो है कहीं ना कहीं वॉर डिक्लेयर कर दिया ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि भाई ये हमें कैसे रोक रहा है, एंड ऑब्वियसली उन्होंने डिफीट कर दिया क्योंकि उनकी आर्मी पावर बहुत बढ़ गई थी। बट मीर कासिम ही डिड नॉट गिव अप। वो फर्दर गया, अवध के हमारे रूलर थे नवाब, जिनका नाम था शुजाउद्दौला, एंड शाह आलम टू, जो कि एक मुगल एम्परर थे, जो कि अवध में ही रह रहे थे। उन्होंने, इन तीनों ने मिलकर एक अलायंस बनाया कि हम मिलकर जो है ब्रिटिश को हराएंगे। बट एक्चुअली हुआ इसका उल्टा, और यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर में जो है आपका एस्टैब्लिश होने के बाद में भी अनक्वेश्चन अथॉरिटी मिल गई, बिकॉज एक्चुअली एंड में वो दोनों हार गए। बैटल ऑफ बक्सर में हमारा जो अलायंस उन्होंने बनाया था वो हार गया, जिसकी वजह से अब उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और तगड़ा एस्टैब्लिशमेंट ले लिया बंगाल के ऊपर, और कहीं ना कहीं उन्होंने इन्फ्लुएंस जो है एस्टैब्लिश कर दिया था अवध और मुगल एम्परर के ऊपर। तो अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। तो आफ्टर मीर जफर डेथ इन 1765, द न्यू नवाब ऑफ बंगाल 100 पावर्स ओवर मिलिट्री एंड क्रिमिनल जुडिशरी टू द company. Also, Clive restored Awadh to Sujaud-ud-Dawla. In return, he paid some money and ceded the district of Kora and Allahabad to the company. Awadh became a buffer state. Okay, let me explain this first. So Mir Qasim जो है, sorry, Mir Zafar जो है ये मर गया. Like we knew that Mir Qasim, he was the नवाब जिसने ट्रेडिंग जो है रोक के रखी थी, एंड अब क्या है, कंपनी ने वॉर डिक्लेयर किया था एंड ही वाज डिफीटेड। तो उसके बाद, उसके डिफीट के बाद जो नवाब ऑफ बंगाल था वो फिर मिर जफर को बनाया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद 1765 में मिर जफर ही ऑल्सो डाइड। तो अब नया नवाब बनाया गया, ठीक है, उसको 100 पावर्स ऑफ मिलिट्री दी थी, क्रिमिनल जुडिशियरी दी गई थी ऑफ द कंपनी। ऑल्सो क्लिव ने क्या किया, अवध जो है वापस से सुजाउद्दौला को दे दिया। हम लोगों को पता है कि उसने कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस जो है वो अवध के ऊपर में पा लिया था, बट ही एक्चुअली दे हैड अ बेटर आइडिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्चुअली बहुत ज्यादा ही चालाक। उन्होंने क्या किया, वापस से जो अवध है वो सुजाउद्दौला को दे दिया इन रिटर्न, और इन रिटर्न में उन्होंने पेड सम ऑफ मनी ले लिया, एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोरा एंड इलाहाबाद को जो है सीडेड कर दिया। तो अब कहीं ना कहीं अवध जो है एक बफर स्टेट बन गया था उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसिडरेबल अभी भी उनके ऊपर में क्या था, उसका कंट्रोल था। ये एक न्यूट्रल जोन था विच वुड सेव बंगाल फ्रॉम डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ इन्वेशन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो एक अवध जो है बीच में आ रहा था, तो अवध जो है एक न्यूट्रल जोन बन गया था, जो कि कहीं ना कहीं जो नॉर्थ वेस्ट का जो इम्पैक्ट था डायरेक्ट बंगाल के ऊपर वो नहीं आता, क्योंकि अब अवध वहां पे था वो सारी चीजों को देखने के लिए। इन 1765 शाह आलम टू ग्रांटेड द कंपनी द दीवानी ले ऑफिस ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ बंगाल, Bihar and Odisha on a permanent basis, and in return the company gave him Kora and Allahabad and an annual tribute. तो अब शाह आलम टू ने क्या, अच्छा अब यहाँ पे शाह आलम टू की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा था शाह आलम टू वॉज अ मुगल एम्परर जो कि उस समय अवध में रह रहे थे। तो 1765 में शाह आलम टू ने क्या किया, कंपनी को ग्रांट कर दिया दीवानी ले ऑफिस टू रेवेन्यू कलेक्टर। मतलब उन्होंने उनको ग्रांट कर दिया कि आप जो है बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा से जितना परमानेंट बेसिस पे आपको रेवेन्यू लेना है आप ले सकते हो। तो ये काम करने के बाद जो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्होंने कोरा एंड इलाहाबाद एनुअल ट्रिब्यूट के रूप में दे दिया उसको, एंड शाह आलम टू बिगेन टू लिव इन इलाहाबाद अंडर द कंपनी प्रोटेक्शन। सो आपको अभी थोड़ा समझ नहीं आएगा, लेट मी समराइज इट जिससे आपको अच्छे से समझ आ सके कि अब हुआ क्या। तो बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। बैटल ऑफ बक्सर क्यों लड़ा गया था, तो हम लोगों ने पता किया कि नवाब जो थे बंगाल के, उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि कंपनी जो है अपने हिसाब से चाहते थे ट्रेड। तो अब वही सेम चीज मीर कासिम ने किया। तो जब एक बार देख लिया कंपनी ने कि हम सबको हरा सकते हैं, तो हराने की वजह से अब मीर कासिम ने जो है कहीं ना कहीं लिमिट्स लगा दिए थे ट्रेड में। तो उन्होंने क्या किया, कंपनी ने अब उनके ऊपर एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। वॉर डिक्लेयर करने के बाद ऑब्वियसली सिंस कंपनी के पास बहुत पावर था, उन्होंने उसको डिफीट कर दिया, एंड फाइनली मिर्ज जफर को उन्होंने एक नवाब बना दिया बंगाल का।
अब मीर कासिम जो है वो सोचा कि अब इसको ऐसे तो छोड़ नहीं सकता, ऑब्वियसली नवाब था बंगाल का भाई एंड दे हैड वेरी प्रिविलेजेस, तो अपनी टेरिटरी को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो मीर कासिम ने जो है एक अलायंस बनाई, किसके साथ? सुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, एंड एक मुगल एम्परर थे जिनका नाम शाह आलम टू था, जो अवध में रह रहे थे। तो इन्होंने मिलके क्या किया, एक अलायंस बनाया और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने का सोचा। लेकिन ब्रिटिश जो है उन्होंने अगेन उस कंबाइंड फोर्सेस को बक्सर में डिफीट किया, इसलिए इस बैटल का नाम बैटल ऑफ बक्सर है। एंड इससे उनके पास में एक बहुत ही अनक्वेश्चन अलायंस आ गई, या कह सकते हो अथॉरिटी आ गई ओवर बंगाल, एंड उनके पास एक बहुत ही कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस आ गया था अवध पे एंड जो मुगल एम्परर था उसके ऊपर। तो अब इसके बाद हम देखते हैं मेन रिजल्ट क्या था। तो सिंस तीन लोग थे, एक आपका बंगाल हो गया मीर कासिम की वजह से, एक आपका हो गया अवध सुजाउद्दौला की वजह से, एंड एक हमारा मुगल एम्परर। तो हम लोग 3 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है, दीज 3 पॉइंट्स है सबके लिए एक। पहला पॉइंट है बंगाल के लिए, तो पहला पॉइंट बंगाल के लिए क्या ही रहेगा, ऑलरेडी मीर कासिम को तो हरा दिया गया था। लेकिन मीर जफर जो नवाब था, मीर जफर जो है एक्चुअली आफ्टर हिज डेथ, मतलब वो मर गया 1765 में। इस वजह से जो है न्यू नवाब जो है अब उसको पावर्स दे दी गई मिलिट्री के, एंड क्रिमिनल जुडिशियरी दे दिया गया कंपनी के, और वो वहां पे अपना नॉर्मली रह रहा था। उसके बाद में आता है क्लिव के बारे में, कि क्लिव ने जो है अवध को सुजाउद्दौला को दे दिया। सुजाउद्दौला को उसने दे दिया कि आप अवध रखो, उसके बदले में उसने कुछ क्या मांगा, तो सम ऑफ मनी लिया और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोरा एंड इलाहाबाद दिया उसने कंपनी को। तो अब अवध जो है कहीं ना कहीं थोड़ा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस था ब्रिटिशर्स का, और वो एक न्यूट्रल जोन बन गया था। न्यूट्रल जोन इसलिए बन गया था कि अब वो बंगाल को जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट कोई भी नॉर्थ वेस्ट होगा उससे उसको प्रोटेक्ट करता। तीसरा पॉइंट हमारा आता है मुगल्स का। तो मुगल्स का क्या था, तो शाह आलम टू ने जो है कंपनी को क्या किया, रेवेन्यू कलेक्टर का जो है एक वो दे दिया कि आप रेवेन्यू कलेक्ट करो बंगाल, बिहार और उड़ीसा से। और इस वजह से जो है कंपनी ने उनको कोरा और इलाहाबाद दे दिया, एक एनुअल ट्रिब्यूट भी दे दिया। तो जो उन्होंने वहां से कोरा लिया था, मतलब अवध से, वो उन्होंने मुगल को दे दिया और साथ ही साथ इलाहाबाद दे दिया। और अब जो है हमारा शाह आलम टू था, शांति से वो इलाहाबाद में रहने लग गया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी। तो ये आपका रिजल्ट हुआ बैटल ऑफ बक्सर की वजह से। अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस वीडियो, विच इज द कंट्रोल ऑफ कंपनी ओवर बंगाल। अब बंगाल के ऊपर क्या कंट्रोल हो गया था कंपनी का, वो देखो। So after Mir Zafar death in 1675, the new Nawab of Bengal handed over the powers of military and criminal judiciary to the company. Also, Clive resourced the Nawab to this, this, and this, and this, and okay, this we have already done. So यही कंट्रोल था कंपनी का ओवर द बंगाल। क्या क्या कंट्रोल था, तो सिंपल ये था कि मिर्ज जफर को जो है उसके मरने के बाद में बंगाल्स को जो है बंगाल को 100 ऑफ पावर्स ऑफ मिलिट्री देके क्रिमिनल जुडिशरी दे दिया गया। एंड सुजाउद्दौला के को ने भी उनको कोरा और इलाहाबाद दे दिया, जिसके बदले में अवध जो है एक बफर स्टेट की तरह काम करने लगा। शाह आलम टू को भी कंपनी ने बेसिकली वापस में कोरा और इलाहाबाद दे दिया, क्योंकि उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का उनको रेवेन्यू कलेक्शन दे दिया था। तो दिस वाज एक्चुअली व्हाट कंट्रोल बंगाल के ऊपर अब कंपनी का हो गया था। अब वहां पे जो है कंपनी जो है बहुत ज़्यादा ही, या कह सकते हो, पावरफुल हो गई थी। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर टिल नाउ। दिस वाज द पार्ट 1 वेयर वी कवर्ड किस तरीके से सबसे पहले व्हाट आर द ट्रेडिंग कंपनीज, और वहाँ यूरोपियन कंट्रीज क्या अपनाया करती थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स यहाँ ट्रेड करने आए थे, और धीरे धीरे जस्ट बिकॉज दे न्यू कि आखिर ये इंडियन पॉलिटिक्स की वीकनेस क्या है, उसके साथ साथ उन्होंने बंगाल एज वेल एज अवध और कुछ पार्शियल, कह सकते हो, मुगल एम्परर्स पर अपना कहीं ना कहीं राज कर लिया। अब अगले चैप्टर में, अब जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर का, इट वुड बी कि आगे क्या कंट्रोल रहा बंगाल के ऊपर, एंड अब बंगाल से ब्रिटिश किस तरीके से ब्रिटिशर्स आगे और पार्ट्स ऑफ इंडिया पे बढ़े। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।